क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। बेस्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, खासकर इन रेफरेंस टू द वेरिएबल्स। पढ़िए। A firm buys castings of P and Q type of parts and sells them as finished products after machining, boring, processing. These are three processes that are there. Purchase cost for castings are 3 and 4 each for parts P and Q, and selling prices are 8 and 10. The per hour capacity of machines used for machining, boring, and polishing for the two products is given below. Capacity per hour मतलब क्या है? अगर तूने मशीनिंग प्रोसेस 1 घंटा चलाया और अगर सिर्फ तूने प्रोडक्ट P बनाया, ये कैपेसिटी है पर आवर, तो P का तो कितना यूनिट्स प्रोसेस कर पाएगा? 30। अगर Q किया तो 1 घंटे के अंदर 50। ठीक है, दीज आर कैपेसिटीज। ओके, बोरिंग प्रोसेस का 1 घंटा अगर बोरिंग प्रोसेस चला, 1 घंटे के अंदर अगर P को प्रोसेस करने का है 30 यूनिट्स प्रोसेस हो सकता है, Q प्रोसेस करने का है तो 45। पॉलिशिंग जो है 45 और उधर 30। दी रनिंग कॉस्ट फॉर मशीनिंग, बोरिंग एंड पॉलिशिंग आर 30, 22.5 एंड 22.5 पर आवर रिस्पेक्टिवली। करना क्या है? कुछ नहीं दिया हुआ, अभी वो LPP का ही क्वेश्चन है वो मालूम है, बट दोस गाइस शुड हैव रिटन ओवर देयर। तो एक काम जरा करो, यू ऑल राइट इट ओवर देयर, लिखो फॉर्मुलेट दी LPP। अभी और क्या करेगा? फॉर्मुलेट दी LPP। अच्छा देखो, मेरे को पहले ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन वर्ड्स में तो बोलो, इस सम के ना व्हाट यू हैव टू डू क्वेश्चन के हिसाब से देखो, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। नो, आपके पास P और Q प्रोडक्ट है, सो देयरफॉर ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, मेरे को बोलो यू विल गेट प्रॉफिट बाय सेलिंग योर टू प्रोडक्ट्स। विच टू प्रोडक्ट्स बेटा? P एंड Q। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखो अगर मैं ऐसा बोलूं, लेट x1 एंड x2 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ P एंड Q टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कैन वी से फिर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ P इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ P, जो मैं x1 बोल देगा, प्लस प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ Q इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ Q, जिसको मैं x2 करके वो बोल देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को प्रॉफिट पर यूनिट तो चाहिए। इस क्वेश्चन के ना प्रॉफिट पर यूनिट मिल जाएगा। देखो तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस है कितना? हाँ, सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? 8 एंड 10। फिर उसके बाद मैं पहले परचेस करेगा 3 एंड 4, और उसके बाद मेरा प्रोसेसिंग कॉस्ट का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, एक समरी तो वो बनाता हूं, उसके बाद की बात वो उसके बाद करेंगे। ओके, लिखो जरा प्लीज समरी। प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट Q, तो पर्टिकुलर्स P एंड Q। सेलिंग प्राइस 8 एंड 10। परचेस कॉस्ट 3 एंड 4। अच्छा सुनो सुनो सुनो, देखो किधर ना किधर कॉस्ट के अंदर मेरा 3 प्रोसेसिंग का कॉस्ट भी तो आएगा। ठीक है, जरा सोचो, अगर मैं तुमको कभी बोलूं दिस इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दिस इज परचेस कॉस्ट पर यूनिट, तो बेटा फिर मेरे को थोड़ी देर में प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट लिखना पड़ेगा। मेरे पास ना प्रोसेसिंग कॉस्ट पर आर दिया हुआ है नीचे। ठीक है, कैन वी से that particular thing I will have to multiply by hours per unit, no? तुमको समझा जो मैंने बोला? एक सेकेंड, अभी उधर ना सपोज कैपेसिटी पर आर करके कुछ वो दिया हुआ है, लेकिन सपोज वो जाने दो जस्ट फॉर अ सेकेंड। मशीनिंग प्रोसेस 1 घंटे के लिए चलता है तो उसका कॉस्ट कितना आता है बेटा? 30 रुपीज। मेरे को ना प्रोसेसिंग कॉस्ट पर आर नहीं चाहिए, मेरे को यहां पर क्या लिखना होगा कि 1 यूनिट ऑफ P के लिए प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना वो लग जाता है। समझ में आता है? तो I have to be multiplying by, in this particular case, number of hours per unit. No, for a small example, I am not talking of this particular question. Just एक वो general thing. Suppose 1 यूनिट ऑफ P बनाने के लिए 2 घंटे जाता है। एग्जाम्पल तुमको वो बोल रहा हूं, 1 घंटा फर्स्ट प्रोसेस चलेगा, उसका कॉस्ट कितना होगा? 30। तो 1 यूनिट बनाने के लिए अगर 2 आवर्स जाता है, यहां पे तुम लोग कॉस्ट कितना तो वो लिख ही दोगे 60। ठीक है, ये जो मैं 2 बोला ये क्या है? दीज आर आवर्स पर यूनिट। नो, ओके, तो यहां पे ना तुम लोग ये लिख के रखो आवर्स पर यूनिट।
अच्छा, 1 यूनिट ऑफ पी बनाने के लिए मशीनिंग प्रोसेस में कितना आवर्स जाता है, बोरिंग प्रोसेस में कितना आवर्स जाता है, पॉलिशिंग प्रोसेस में कितना आवर्स जाता है? अभी तुम लोग सम पढ़ो, ये बहुत इजी चीज है लेकिन शायद कर नहीं पाओगे. दैट इज वॉट एवर आई एम थिंकिंग. यू कैन ट्राई टू प्रूव मी रॉन्ग. मेरे को बोलो यहां पर कितना लिखूं. कैलसीज मत टच करना. मेरे को कॉस्ट नहीं चाहिए बेटा, मेरे को कॉस्ट नहीं चाहिए. व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, आई वांट आवर्स पर यूनिट. मैं कॉस्ट नहीं निकाल रहा हूं. मेरे को ये बताओ कि 1 यूनिट ऑफ पी बनाने के लिए मशीनिंग प्रोसेस में कितना आवर्स जाएगा. कॉस्ट में थोड़ी देर में आई विल आस्क यू ऑल वो अगेन, लेकिन मेरे को वो वाला आंसर वो मत ही बताओ. मेरे को बोलो यहां पर क्या लिखूं. 1/30 नो. एक मिनट, 1 घंटे के अंदर 1 मिनट अगर मैंने मशीनिंग प्रोसेस 1 आवर के लिए चलाया तो कितना यूनिट्स ऑफ पी प्रोसेस हो सकता है बेटा, 30 यूनिट्स. मेरे को क्या चाहिए, 1 यूनिट बनाने के लिए कितना आवर्स जाएगा. तो कितना आवर्स जाएगा बॉस, 1/30. इधर लिख के रखो 1/30. अच्छा, मैंने अगर 1 घंटा मशीनिंग प्रोसेस चलाया, अगर क्यू प्रोसेस किया तो कितना यूनिट्स बन सकता है, 50. तो मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए 1/50 आवर्स जाएंगे. तो यहां पे लिख लेना 1/30, 1/45. दिस इज 1/45, 1/30. अच्छा, यहां पे अभी कॉस्ट वगैरह वो लिख लो, ₹30 पर आवर. फिर उसके बाद ₹22.5 पर आवर, ₹22.5 पर आवर. चलो सुनो, अभी इसके बाद क्या कर लेते हैं. ये अपना वो समरी था, बस द डेटा इज देयर, वॉट एवर द डेटा वॉज देयर दैट आई हैव रिटन. लेट्स स्टार्ट टू डिफाइन. तुम लोग अभी एक काम तो करो वो मेरे लिए. मेरे को बोलो व्हाट विल x1 एंड x2 स्टैंड फॉर. ये नहीं बोलेगा सर लेट x1 स्टैंड्स फॉर p, लेट x2 स्टैंड्स फॉर, ऐसा कुछ नहीं बेटा. p p है, q q है. व्हाट इज x1, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ p, x2 विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ q. ठीक है, तो यहां पे ना अभी के लिए आप लोग लिखना स्टार्ट करो. लेट x1 एंड x2 be the number of units of P and Q to be produced and sold इसके बाद ना 3 डैश डालो रिस्पेक्टिवली. बाद में देखेंगे ये क्यों है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर अपने को ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी चाहिए ना, तो मेरे को सबसे पहले 1 यूनिट ऑफ पी और 1 यूनिट ऑफ क्यू का प्रॉफिट वो निकालना पड़ेगा. अभी तक मैंने प्रॉफिट नहीं निकाला था, सिर्फ वो समरी ही प्रिपेयर किया था. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे यू ऑल राइट डाउन, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट calculation of profit per unit of P and Q. तो सेलिंग प्राइस 8 and 10 लेस कॉस्ट के अंदर सबसे पहले परचेज कॉस्ट, थ्री एंड 4, उसके बाद प्रोसेसिंग कॉस्ट.
मशीनिंग, बोरिंग, पॉलिशिंग। अच्छा, बस मेरे को एक बार बोल देना, जो मैं बोल रहा हूं तुम लोग को समझ में वो आ गया। एक यूनिट ऑफ पी बनाता है इतना आवर्स लग जाता है 1/30, और 1 आवर चलाने का बॉस कॉस्ट कितना है 30। सो दिस इंटू दिस विल गिव यू योर कॉस्ट फॉर एवरी यूनिट। ओके, सो 30 पर आवर इंटू 1/30 आवर्स 1, 30 पर आवर इंटू 1/50 0.6, 22.5 इंटू 1/30 0.75, 22.5 इंटू 1/45 0.5। सॉरी, आगे ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.75। प्रॉफिट पर यूनिट। टू 2.75 आता है, कितना आता है? कितना? 4.1। रोमन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2.75 x1 प्लस 4.15 x2। चलो, अब मेरे को तुम लोग कंस्ट्रेंट्स बोल के बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, एक्सेप्ट नॉन नेगेटिविटी लाइक ऑलवेज। मेरे को कंस्ट्रेंट्स तुम लोग बोल के बताओ इस क्वेश्चन के अंदर। कौन सा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है? 1 आवर के अंदर 30 यूनिट्स ही बन सकता है पी का, तो वो तो फिक्स्ड ही है ना, उसके ना क्या कंस्ट्रेंट है आपका, वो तो फिक्स्ड ही है ना। तो यहाँ पे 1/30 जब भी वो लिखा, मतलब हर यूनिट के लिए इतना आवर्स चला जाएगा, और क्या। ओके, लेकिन मेरे को तो दोनों बनाने का होगा ना, मेरे को तो पी भी बनाने का है, मेरे को क्यू भी बनाने का है। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा एक रेगुलर क्वेश्चन वो होता ना, जैसे हम लोगों ने अभी तक के सारे क्वेश्चंस किए, तो तुम लोग को ये बोल देते मशीनिंग प्रोसेस का अपने पास टोटली सपोज 100 आवर्स है, ठीक है, तो फिर ये बच्चा क्वेश्चन तो ये हो जाता, फिर तुम लोग क्या करता, 1/30 x1 प्लस 1/50 x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। समझ में आता है? अभी वैसा आवर्स का तो कुछ लिमिटेशन दिया ही नहीं ना तुमको, समझ में आता है? तुम्हारे पास आवर्स का तो लिमिटेशन कुछ है ही नहीं, मतलब तुम्हारे पास इनफाइनाइट आवर्स है, फिर आवर्स का तो कोई लिमिटेशन वो नहीं है ना क्वेश्चन के ना, ये तो नहीं वो लिखा कि मशीनिंग प्रोसेस का सिर्फ इतना ही आवर्स है, तो तुम्हारे पास आवर्स का तो फिर कोई लिमिटेशन है ही नहीं, तो कंस्ट्रेंट क्या लिखूं फिर? सोचो जरा, ये बेस्ट क्वेश्चन है अपना, बेस्ट क्वेश्चन है ये। Machining will can 30 units at a time. Correct. But in polishing it is take 45 units. So for processing the number of units will be the constraint for the. तो कैसे लिखूं मतलब फिर? Maximum 30 units at a time.
फिर उसको कैसे लिखूं? x1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 30, मतलब मैं सिर्फ 30 यूनिट्स ही बना सकता, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। उसको वर्ड्स के अंदर आप जो बोल रहे हो दैट इज ओके, लेकिन उसके बाद वी हैव टू राइट दैट इन इक्वेशन फॉर्म, नो? अच्छा, लेकिन एक चीज जरा याद रखना बेटा, वहां पर जो है ना, अगर आप सिर्फ P के लिए 1 घंटा दोगे तो कितना यूनिट्स बना सकते हो इन मशीनिंग प्रोसेस? 30। ऑल्दो याद रखना, मैं कभी वैसा करूंगा नहीं कि मैं सिर्फ P बनाऊंगा। अल्टीमेटली आई विल बी मेकिंग P ऑल्सो। आगे बोलो, आई विल बी मेकिंग Q ऑल्सो। यार मैं तो दोनों बनाएगा ना यार, आई वॉन्ट प्रॉफिट फ्रॉम बोथ ऑफ देम। पूरा क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ P बनाओ या सिर्फ Q बनाओ, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है। आप लोग तो दोनों बनाने वाले हो। माई प्रॉफिट विल बी सम ऑफ बोथ द प्रॉफिट्स, नो दैट आई विल बी अर्निंग। ओके, सोचो जरा, कुछ ना कुछ ऑफ बीट सोचो। तुमको ये वेरिएबल्स को भी ना यहां पे कुछ ना कुछ अलग वे से तो वो डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर इतना मानते हो कि नंबर ऑफ आवर्स का डेटा नहीं है, तो मतलब फिर मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि सर टोटल आवर्स सपोज 1000 के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई लिमिटेशन ही नहीं है। ठीक है, तो अभी एक चीज बोलते हैं, तुमको वो चीज समझने के लिए भी ज्यादा टाइम जाएगा। दिस क्वेश्चन is not about how many hours are a constraint. This question is, as some people were rightly told, what you can do in 1 hour. तुमको समझा? What you all can do in 1 hour, that is a constraint. Okay. अभी मैं एंड के अंदर ना ये वाला भी चीज तो वो बदलने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से भी जरा सुनो, मैं तुमको क्या बोलता हूं। 1/30, कैन यू से दीज आर 1/30 hours, नो? ओके, ये 1/30 कैसे आया था जरा देखो एक बार। अगर मैं 1 hour सिर्फ P को डिवोट करेगा तो मैं कितना यूनिट्स बना पाएगा? 30। अगर मेरे को 1 यूनिट के लिए आवर्स चाहिए तो तुम लोगों ने इधर वो कितना लिख लिया था? 1/30। ठीक है, चलो 1 आवर के बदले में 60 मिनट्स भी तो वो लिख ही सकता हूं, सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए। ठीक है, तो कैन वी से मतलब 1 यूनिट विल बी टेकिंग कितना मिनट्स बॉस? 2 मिनट्स। ठीक है, तो क्या करो, मैं यहां पे ना 2 मिनट्स लिख तो सकता हूं। ओके, जस्ट फॉर माई राइटिंग 1/30 आवर्स इन एनी केस इज 2 मिनट्स, नो? कैलसी लो जरा, 60/50 करो एक बार, 1.2 मिनट्स। ठीक है, मेरे को जरा वो वैसे ही बोलो, ये 2 मिनट्स का मतलब क्या है? 1 यूनिट ऑफ P, आगे बोलो, will take 2 minutes in machining process. ठीक है, 1 unit of Q will be taking 1.2 minutes in machining process. ठीक है, अभी बॉस मेरे को तो यार इस प्रोसेस के अंदर ऐसा किधर भी नहीं लिखा हुआ या तो P बनाएगा या तो Q बनाएगा, वो तो बस तुमको डेटा के तौर पे तो वो दिया हुआ था। अगर सिर्फ P बनाएगा तो कितना यूनिट्स बन सकता था? 30। अगर सिर्फ Q बनाएगा तो कितना यूनिट्स बन सकता था? 50। अल्टीमेटली आई विल बी प्रोड्यूसिंग बोथ ओनली, नो? ठीक है, अब ना ये सारा का सारा क्वेश्चन तुम लोग को ना अभी रीथिंक वो करना पड़ेगा। क्यों? इस क्वेश्चन के अंदर कितना आवर्स है वो नहीं दिया हुआ। So this question will be all about what you can do in 1 hour. I would like to use every hour to the best. If I use every hour to the best, automatically मेरे पास जितने भी hours हैं, I will use them to the best of my abilities, no? तो ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना, तुम लोग नहीं लिखना। Let x1 and x2 be the number of units of P and Q to be produced and sold in 1 hour respectively. These are not total number of units now. Okay. क्योंकि अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वो लेना पड़ता तो फिर मेरा टोटल आवर्स कंप्यूट होता। अगर टोटल आवर्स कंप्यूट होता तो सम के अंदर ये 3 प्रोसेसेस का टोटल आवर्स भी तो देना चाहिए था ना, लेकिन टोटल आवर्स नहीं दिया हुआ। सो देयरफॉर व्हाट आई कैन ट्राई टू डू इज दैट व्हाट आई हैव टू बी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इन 1 आवर, जो 1 घंटे के लिए अच्छा है वो ऐसे हर 1 घंटे के लिए अच्छा है। तुमको समझ में आता है? सो आई एम ट्राइंग टू थिंक लाइक दिस, व्हाट वी ऑल कैन डू इन 1 आवर। तो ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना, नाउ दैट इज इन रेफरेंस टू 1 आवर। अगर तुम लोग यहां तक पहुंच जाओगे तो अभी कंस्ट्रेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होएगा। क्यों? मेरे को बोलो 1 यूनिट ऑफ P बनाएगा तो कितना टाइम लग जाएगा? 2 मिनट्स। और 1 घंटे के अंदर मैं P का कितना यूनिट्स बनाएगा? x1। समझा तुम लोग को? अब जरा सोचो, कंस्ट्रेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब 1 घंटे के अंदर P का कितना यूनिट्स वो बना? x1। हर एक यूनिट के लिए कितना टाइम लग गया? 2 मिनट्स। ठीक है, सो देयरफॉर 2x1, मेरे को बोलो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? व्हाट इज 2x1? टोटल टाइम टू बी मैन्युफैक्चरिंग P आउट ऑफ दैट 1 आवर। समझ में आता है? समझा? ठीक है, प्लस आगे बोलो तुम लोग 1.2x2। मेरे को बोलो 1.2x2 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? टोटल मिनट्स दैट विल बी टेकन फॉर मेकिंग Q।
अभी जरा सोचो, मशीनिंग प्रोसेस के अंदर 1 आवर के अंदर इतना टाइम लग गया किसके लिए? P के लिए। इतना टाइम लग गया किसके लिए? Q के लिए। दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 60। 60 किधर से आ गया बेटा? ये पूरा क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इन रेफरेंस टू व्हाट? 1 आवर। तो आपके पास जो टोटल टाइम अवेलेबिलिटी है वही कितनी है? 1 आवर। ये समझ में आता है? सो देयरफॉर ये वाला चीज, अगर ये 2 और 1.2 नहीं लिखना, ओरिजिनली जो आंसर था 2 के बदले में यू ऑल कैन राइट डाउन 1/30, नो? 1.2 के बदले में यू ऑल कैन राइट डाउन 1/50। तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1। समझ में आता है? तो जो फाइनल आंसर था दैट वाज रिटन लाइक दिस इन द बुक्स। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द कंस्ट्रेंट फ्रॉम मशीनिंग प्रोसेस, सेम वे अ कंस्ट्रेंट फॉर द बोरिंग प्रोसेस, सेम वे फॉर द पॉलिशिंग कंस्ट्रेंट। ओके, पहले एक काम जरा करो, यहां पे ना लिख के रखो इन 1 आवर रिस्पेक्टिवली। और ये जो है ना, इसको सर्कल डालो, एस्टेरिक डालो। तुम लोगों ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो लिखा है? ठीक है, तो अभी एक काम जरा करो, वो जो एस्टेरिक है दैट विल राइट टुवर्ड्स द एंड ओनली देन। तो अभी लिखो रोमन नंबर 2 कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट टाइम पे लिखो फर्स्ट मशीनिंग प्रोसेस कंस्ट्रेंट। ये लिख के रखो 1/30x1 प्लस 1/50x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट लाइन पे लिखो बोरिंग प्रोसेस कंस्ट्रेंट। अभी तुम लोग खुद ब खुद वो लिख ही पाओगे, बोल बोल के वो लिखो। बोरिंग प्रोसेस कंस्ट्रेंट विल बी, बोलो, 1/30x1 plus 1/45x2 is less than equal to 1. सेम वे लास्ट वाला भी लिखो, पॉलिशिंग प्रोसेस कंस्ट्रेंट वन बाय 45x1 प्लस 1/30x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स तो लिख ही दो। x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी उसके बाद वो एस्ट्रिक डालो और लिखो, इन दिस प्रॉब्लम इट इज नॉट गिवन दैट हाउ मेनी आवर्स आर अवेलेबल of the 3 processes full stop. Therefore hours are not a constraint. Full stop. What we can do in 1 hour is a constraint. Full stop. Therefore x1 and x2 are defined as production per hour.
अच्छा, एक और काम जरा वो करो, क्योंकि वो अभी समझ में आता है, 1-2 महीने के बाद नहीं समझ में आएगा। 1/30 जो लिखा था ना, और यहां पे लिख देना 2 मिनट्स, यहां पे लिख देना और 1.2 मिनट्स। और एक काम अभी जरा करो, जो आपका फर्स्ट वाला कंस्ट्रेंट था, फर्स्ट वाला, उसके ऊपर डबल एस्ट्रिक डालिए। और अभी डबल एस्ट्रिक डालो। लिखो 1 यूनिट ऑफ P takes 1/30 hours or 2 minutes. Full stop. Therefore, 2x1 will denote the total minutes used out of 60 minutes for making P. And 1.2 x2 will denote total minutes used for making Q out of 60 minutes. Full stop. Therefore, 2x1 plus 1.2 x2 will represent total minutes used for production. And this total cannot be more than 60. Next time पे लिखो, therefore 2x1 plus 1.2 x2 should be less than equal to 60, or you can write down this particular thing once more, 1/30 x1 plus 1/50 x2 is less than equal to 1. In any case तुम्हारे पास उसका इंटरप्रिटेशन भी होगा। चलिए, Then end question number 20 for us. Question number 21 स्टार्ट करते हैं। हम लोग को इन्वेस्टमेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने शुरू में बहुत किए थे, तो यहाँ पे अभी towards the end, as I told, I am having best of the lot questions that are possible. Question number 21 पे आइए please. An industrialist has an option of resting his money in two plans. Plan A guarantees that each rupee invested will earn 70 paise a year hence, while Plan B guarantees that each rupee will earn rupee 2 years hence. In Plan B, only investments for periods that are in multiple of 2 years are allowed. How should we invest? How should he invest rupee 1 lakh in order to maximize the earnings at the end of 3 years? Formulate this as an LPP. चलो ठीक है, सुनो, तो उसके पास 1 लाख रुपीस है मेरे ख्याल से, उसको वो इन्वेस्ट करने का है, उसका टाइम होराइजन कितना है, 3 इयर्स। वो वाला पैसा किधर किधर डाल सकता है, प्लान ए के अंदर, प्लान बी के अंदर। जरा देखो, प्लान ए के अंदर पैसा डालेगा तो उसको कितना मिल जाएगा, 70 पैसा 1 साल के बाद, ठीक है, तो 1 रुपया डाला, 1 साल के बाद 70 पैसा। प्लान बी के अंदर डाला तो उसको 2 रुपया मिल सकता है, लेकिन 2 साल के बाद, ठीक है, और वहां पे लिखा हुआ है इन प्लान बी ओनली इन्वेस्टमेंट्स इन मल्टीपल ऑफ 2 इयर्स आर अलाउड, तो वहां पे 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट यू ऑल कैन नॉट डू, ठीक है।
फॉर्मुलेट दिस एज एन एलपीपी। जो चलो एक चीज तो सिंपल है, योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स, नो यू आर इन्वेस्टिंग द अमाउंट यार। ओके, जरा सोचो उसको रिटर्न्स किसके ऊपर मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड। जरा सोचो अभी अपना दिमाग यूज करके, he can invest 5 times। देखो जरा how he can invest 5 times, क्योंकि those will become my 5 variables। वो 5 जगह या 5 बार वो इन्वेस्ट वो कर सकता है। जरा सोचो, मेरे को बोलो उसका टाइम होराइजन कितना है, 3 years। सो ही कैन इन्वेस्ट इन प्लान ए एंड प्लान बी ऑल्सो। प्लान ए के अंदर ही कैन इन्वेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, आगे बोलते रहो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। लेकिन प्लान बी के अंदर ही कैन ओनली इन्वेस्ट इन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर के शुरू में इन्वेस्ट करेगा, पैसे कभी आएगा फोर्थ ईयर के एंड में, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, ही वांट्स द मनी आफ्टर 3 years, नो। ओके, सो लेट, पहले जरा वो सुन लो, x1 x2 x3 be the amount invested at the beginning of year 1 year 2 year 3 in plan A। let y1 y2 be the amount invested in plan B at the beginning of year 1 and year 2। वहां पे year 3 का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लिखो जरा प्लीज, let x1 x2 and x3 be the amount invested in plan A at the beginning of year 1 and 2 respectively, year 1, 2 and 3 respectively। Next and way, let y1 and y2 be the amount invested in plan B at the beginning of year 1 and 2 respectively। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स। नेक्स्ट टाइम पे लिखो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, अभी तुम लोग बोलोगे तो अच्छा होगा, बोलो maximize z is equal to 0.7 x1 plus 0.7 x2 plus 0.7 x3। आगे बोलो, ये तो जो भी प्लान ए के अंदर वो रिटर्न मिला प्लस 2y1 प्लस 2y2, इतना रिटर्न मिला प्लान ए के अंदर। लास्ट 2 वाला जो रिटर्न है मिला प्लान बी के अंदर। रोमन नंबर 2 कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, मेरे को जरा बोलो, कंस्ट्रेंट के अंदर कॉमन सेंस है यार, यहां पर उसके पास इनफाइनाइट पैसा तो है नहीं, उसके पास कितना पैसा है वो शुरू में 1 लाख। वहां पे देखो वो लिखा हुआ है, हाउ शुड ही इन्वेस्ट ₹1 लाख इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द अर्निंग्स एट द एंड ऑफ 3 years। कैन यू से 1 लाख मतलब आज उसके पास वो 1 लाख रुपीस है, ठीक है। तो लिखो इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट ईयर 1। चलो इजीएस्ट तुम लोगों से पूछ रहा हूं, मेरे को बोलो क्या लिखूं, बोलो x1 आगे बोलो प्लस y1 इज लेस देन इक्वल टू 1 लाख। अच्छा, मेरे को जरा बोलो, फर्स्ट ईयर के अंदर तो उसके पास 1 लाख है, क्या ये है कि नेक्स्ट ईयर उसके पास इनफाइनाइट पैसा आ जाएगा? नहीं, वही 1 लाख है ना जो आगे वो चलता जाएगा। ओके, बस ये चीज थोड़ा सा यू हैव टू बी थिंकिंग। तो ईयर 2 के अंदर भी इनफाइनाइट पैसा नहीं है यार। मेरे को जरा बोलो, ईयर 2 के अंदर वो पैसा किधर किधर इन्वेस्ट करेगा? वेरिएबल्स बोलो, x2 एंड y2। लिखो x2
प्लस y2 इज लेस देन इक्वल टू, सुनो, बस अभी तुम लोगों को सोच लेना चाहिए कि उसके पास ना, तुम लोग 1 मिनट के लिए वो सोचना बिफोर यू ऑल विल से एनीथिंग। यहां पर काफी चीजें आएंगी, सोच लेना सेकेंड ईयर बेटा उसके पास ना कितना पैसा होएगा। 1 मिनट के लिए सोचो, स्ट्राइक होएगा, लेकिन वो लंबा चौड़ा चीज है। तुम लोग दिमाग से सोचो, बोलो मत, सोचो पहले। सोच लिया? अभी मैं बोलता है, देख लेना बेटा। स्टार्ट कितने से किया था पिछले साल? 1 लाख। उसके अंदर से उसने ईयर 1 के शुरू में कितना पैसा डाल दिया था? x1 डाल दिया था और उसके बाद y1 भी डाल दिया था, ठीक है। कैसे इतना पैसा उसके पास बचा होएगा आफ्टर इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट डे? x1 y1 के ना पैसा चला गया। जरा सोचो, लेकिन अभी 1 साल भी तो बीत गया। मेरे को बोलो, 1 साल बीत गया तो कुछ वापस आया क्या? एक तो x1 वापस आएगा और उसके ऊपर बोलो 0.7 x1 भी वापस आएगा। मेरे को बोलो y1 वापस आएगा क्या? तो फिर 2y1 भी वापस नहीं आएगा, वो तो 2 साल के बाद विल कम बैक। नो, समझ में आता है? दिस इज योर आंसर, लिखो। थोड़ा सा बस मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं और कुछ नहीं। So last thing, I trust on your judgment to some extent in my life. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड दे रहा हूं, तुम लोग राइट हैंड साइड ट्राई करना। तुमको बस यही सोचने का x3, एक मिनट, तुमको समझा y3 तो है ही नहीं ना बेटा, x3 है ना। x3 देख लेना कितना पैसा डाल सकता है। जैसे मैंने ईयर 2 वाला किया था, तुम लोग ईयर 3 वाला करो आराम आराम से। ईयर 0 से फिर से स्टार्ट हो जाओ, देख लो क्या गया, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, जब भी वापस आया उसको ऐड कर दो, आराम से करो, हो जाएगा। लिखा? चलो ठीक है, टेस्ट करते हैं। x3 बेटा चालू कितने से किया था? 1 लाख। उसके से क्या डाल दिया था? x1 y1, ठीक है। तो दिस अमाउंट आई हैड एट ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जरा सोचो, 1 साल बीत गया तो क्या वापस आ गया? 0.7 x1 प्लस x1, ओरिजिनल अमाउंट भी तो वापस आ गया, ठीक है। तो ये हो गया जो x1 वापस आया, ठीक है। जैसे ईयर 2 स्टार्ट हुआ तो मेरे को बोलो मैंने और किधर पैसा डाल दिया? x2 और y2, ठीक है। अभी जरा सोचो, इतना पैसा डाल दिया तो ईयर 2 के बाद तेरे पास, ईयर 2 के शुरू के बाद तेरे पास इतना पैसा होएगा, ठीक है। अभी जरा सोचो कि ईयर 2 भी जो है वो खत्म हो गया। मेरे को जरा बोलो क्या क्या वापस आएगा? एक तो x2 चलो वापस आ जाएगा, उसके ऊपर रिटर्न भी वापस आ जाएगा x2, समझ में आता है? अब ये लंबा तो ये जाने वाला है, सुनो। इन दिस पर्टिकुलर केस प्लस कुछ और भी वापस आएगा, बोलो
यहां पर एक y1 वापस आ जाएगा और बोलो उसके बाद 2y2 भी वापस आ जाएगा। समझ में आता है सबको? बस आई गेस दिस विल बी योर आंसर ऑल्सो। सॉरी 2y1 वापस आ जाएगा। ओके मेरे को बोलो y2 अभी वापस नहीं आएगा। y2 कभी वापस आएगा? ईयर 3 के एंड में। इन एनी पर्टिकुलर केस दिस इज द कंस्ट्रेंट फॉर द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3। समझ में आता है सब लोग को? ये लंबा चौड़ा चीज लिखना स्टार्ट करो। जो भी कैंसिल हो रहा है एन कैन आई जस्ट कैंसिल राइट डाउन द फाइनल वर्जन। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स डाल दो, सम खत्म करो। चलिए दैट एंड क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे ना सम यादें विल कम बैक, क्योंकि दिस क्वेश्चन वी ऑल हैव डन इन मार्जिनल कॉस्टिंग। एक मिनट मेरे को जरा बोलो, अगर लेबर आवर्स की कमी होती है तुम लोग रैंक्स कैसे देते हो? ठीक है। अगर साथ में मशीन आवर्स का भी कमी है तुम लोग रैंक्स देने के लिए क्या करोगे? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। अगर लक बाय चांस, याद करो मेरा लेक्चर, रैंकिंग सेम आया तो लिमिटिंग फैक्टर्स विल हेल्प, लेकिन अगर रैंकिंग्स उल्टा आया लिमिटिंग फैक्टर विल नॉट हेल्प। मैंने तब भी बताया था देयर इज ओनली वन ऑप्शन एट दैट टाइम, यूज एलपीपी एंड गेट द आंसर। एलपीपी एंड गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ी। दिस एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वी ऑल हैड। अपनी बुक्स के अंदर वो चेक करोगे, नंबर भी मैं थोड़ी देर में चलो वो बता ही देता हूं, अभी के लिए पढ़ते हैं। पढ़ो। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 products. Each product passes through 2 departments A and B before it becomes finished product. The data for the year are as follows. Products Aristocrat Deluxe, maximum sales potential in units. Product unit data, selling price है, machine hours per unit. Department A, Department B. Maximum capacity of Department A is 3,400 hours and that of B is 3,840 hours. Maximum quantity of direct material available is 17,000 kgs. Each product requires 2 kgs of direct material. The purchase price of direct material is rupees 5 per kg. Variable costs are budgeted at 40 per hour for Department A and 60 per hour for Department B. Formulate the above as an LPP to find out optimum product mix. मतलब obviously आपको ये बताना है Aristocrat और Deluxe का कितना कितना यूनिट्स बनाने का, ठीक है। ये जब क्वेश्चन हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग है ना वो किया था ना लास्ट टाइम, उसका वो वैसा वो नहीं था। वहां पे एंड के अंदर एक लाइन थी, घर जाके वो पढ़ोगे तो वो याद आ जाएगा। In the view of the capacity constraints, company has decided to produce any one of the 2 products. तो हम लोगों ने फिर देखा था एरिस्टोक्रेट बनाए कि डीलक्स बनाए, तो तब मैंने एक लाइन बोला भी था, इट इज नॉट अ सम ऑन लिमिटिंग फैक्टर्स वहां पर, क्योंकि वहां पे रैंकिंग्स का कोई क्वेश्चन नहीं था। वहां पे क्या था, या एरिस्टोक्रेट बनाओ या डीलक्स बनाओ, ओके। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता ना, यू ट्राई टू थिंक वट एवर यू वॉन्ट टू बी मेकिंग, यू कैन मेक बोथ ऑफ देम ऑल्सो। तो फिर मैं क्या सोचता, बॉस यहाँ पे बहुत सारा वो कमी वगैरह है, आर्ट्स का कमी है, मटेरियल्स का कमी है, तो फिर मेरे को रैंकिंग्स देना पड़ता, ओके। जरा देखो इस क्वेश्चन के अंदर 3 कमी है, देखो जरा, देयर आर 3 प्रॉब्लम्स। देखो 3 चीजों का कमी है, देखो देखो देखो।
एक डिपार्टमेंट ए के अंदर आर्ट्स का कमी है, बोलो आगे, डिपार्टमेंट बी के अंदर आर्ट्स का कमी है, और एक रॉ मटेरियल्स का कमी भी है। ओके, अगर यही क्वेश्चन मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वो बताऊं, एलपीपी का चैप्टर वो रहने दो, तो अपने को रैंकिंग्स देना चाहिए। ओके सर, रैंकिंग्स विल बी गिवन बेस्ड अपॉन व्हाटएवर इज योर लिमिटिंग फैक्टर, बट बॉस देयर आर 3 लिमिटिंग फैक्टर्स नो। तो रैंकिंग्स देके देख लेते हैं, अगर रैंकिंग्स तुम्हारा हर जगह पर सेम आता है तो दैट टाइम यू ऑल कैन यूज मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल्सो, रैंक्स के हिसाब से यू ऑल कैन डू द प्रोडक्शन। तुमको समझ में आता है? लेकिन अगर रैंकिंग्स अलग हुआ, दैट टाइम देयर इज ओनली वन ऑप्शन, यूज एलपीपी एंड गेट द आंसर। यू ऑल अंडरस्टैंड? तो आई एम नॉट ओनली डूइंग दिस क्वेश्चन, आई एम डूइंग योर चैप्टर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल्सो प्लस दिस, ताकि वी ऑल कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द कंसेप्ट्स। ओके, तो जब मैंने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग ने तो वो डाला था ना, वहां पे मैंने क्वेश्चन के ना एक लाइन प्रिंट कर ही दिया था, एंड दैट वाज कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस वन ऑफ द टू। ओके, या एरिस्टोक्रेट या डीलक्स, तो उधर कभी रैंकिंग का क्वेश्चन वो आए नहीं। अगर तुम लोग रैंकिंग्स दे देते ना, तुमको तब समझ में आता सर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि रैंक्स अलग अलग आता है, वो तुमको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। ठीक है, सो इन एनी केस फर्स्ट आई एम ट्राइंग टू थिंक, लेट्स सॉल्व एज पर द कंसेप्ट्स दैट वी ऑल हैव डन बिफोर, दैट इज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। थोड़ी देर में पता चल जाएगा, उससे सॉल्व नहीं होगा, देन आई विल टेक यू बैक टू एलपीपी ओनली। ओके, तो लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ contribution per unit and contribution per unit of limiting factors. Full stop. In this question, there is shortage of hours in department A and B and raw materials. ब्रैकेट में देखना सी क्वेश्चन 55 on page 2.32. तो लिखो पर्टिकुलर्स एरिस्टोक्रेट डीलक्स। ये सेम वर्किंग तुम लोगों ने तब भी किया था उस क्वेश्चन के अंदर। पर्टिकुलर्स एरिस्टोक्रेट डीलक्स, सेलिंग प्राइस 90-80, लेस कॉस्ट पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वॉट एवर यू विश टू बी राइटिंग। वैसे भी क्वेश्चन के अंदर कोई फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। तो सबसे पहले मटेरियल, अच्छा मटेरियल जरा चेक करो, एक यूनिट ऑफ कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा, मटेरियल कितने केजीज का चाहिए बेटा? 2 केजीज, एंड यू विल परचेज मटेरियल एट व्हाट रेट? 5 पर केजी। तो यहां पे लिख लेना, ये दोनों के लिए सेम ही डेटा है, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10। उसके बाद ऑब्वियसली दे विल गो इन प्रोसेसिंग इन डिपार्टमेंट ए एंड बी ऑल्सो। डिपार्टमेंट ए का जो कॉस्ट है, पॉइंट नंबर 5 देख लो, 40 पर आवर, 60 पर आवर। अच्छा बस तुम्हारे उस क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर एक ही डेटा का फर्क था, वहां पे ना 40 के बदले में उधर जो है क्वेश्चन नंबर 55 के ना वो 50 रुपीज पर आवर था, दैट्स द ओनली डिफरेंस ऐसा। लेकिन चलो ठीक है। अच्छा तो 1 आवर कॉस्ट इज 40 पर आवर। टेक्स्ट बुक के नजर आ देखो, एक यूनिट ऑफ एरिस्टोक्रेट को डिपार्टमेंट ए में कितना आवर्स लग जाएगा? 0.5, तो कितना आ जाएगा बॉस? 20, ये कितना आ जाएगा? 12, 24,
27. Contribution per unit. कितना आता है ये? 36, 31. सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर तीन चीजों की कमी है ना. आर्स की कमी है डिपार्टमेंट ए और बी के अंदर, उसके बाद रॉ मटेरियल्स का कमी है. तो जरा सोचो, अगर मैं तुमको सिर्फ बोलूं कि डिपार्टमेंट ए के आर्स की कमी है, सिर्फ अगर वो वही बोलो, यू विल गिव रैंक्स बेस्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन पर आर इन डिपार्टमेंट ए, नो देन. ओके, तो यहां पे लिख के रखो डिवाइडेड बाय आर्स पर यूनिट इन डिपार्टमेंट ए. तो वो वाला चीज आ जाता 0.5 and 0.3. So this is contribution per hour in department A. This is 72. कितना? ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक बार फिर से कॉपी करो. एक से यहां पे लिख लेना पहले रैंक्स. तो अगर इसके हिसाब से रैंक्स डाउन, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. 100 नहीं आएगा, ये 31 है एक्चुअली. मैं भी वही सोचता था. बोलो 103.33. ठीक है. अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक बार फिर से कॉपी करो. 36, 31 डिवाइडेड बाय आवर्स पर यूनिट इन बी. वो कितना है? 0.4, 0.45. तो दिस विल गिव यू contribution per hour in department B. थर्टी सिक्स डिवाइड बाई 0.4 कितना आता है? 90. और ये 60.89. वैसे तो अभी अभी तुमको बोल सकता हूं, नाउ दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व बाय लिमिटिंग फैक्टर. समझ में आता है? क्योंकि इधर रैंक्स अलग अलग आ चुके हैं. बट जस्ट ट्राइंग टू कंटिन्यू. अभी ये दोनों काम किया है तो लास्ट वाला भी काम कर ही दो. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 36, 31. रॉ मटेरियल्स का भी कमी है ना, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना पड़ेगा. सो डिवाइड बाय केजीज पर यूनिट. 1 यूनिट बनाने के लिए 2 केजीज जाता है. तो दिस इज कंट्रीब्यूशन पर केजी. ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 15.5. रैंक्स फर्स्ट, सेकेंड. अच्छा, ओनली एट दिस स्टेज यू रियलाइज, मेरे को बस एक बार बता देना फॉर माई सेटिस्फैक्शन, लिमिटिंग फैक्टर से ये वाला सम सॉल्व नहीं होगा. क्यों? मैं पहले क्या बनाऊं मेरे को नहीं मालूम यार. ओके, ये बोलता है इस रैंक्स के हिसाब से पहले ये बनाने का, इसके हिसाब से आता है कि ये बनाओ, तो पहले क्या बनाओ आई डोंट नो. अगर हर जगह पे रैंक सेम होता ना, दिस क्वेश्चन आई वुड बी पुटिंग इन मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली इन फैक्ट. ओके, लेकिन यहाँ पे रैंक्स अलग अलग हैं, तो इट कैन नॉट बी सॉल्व. ओनली वे टू सॉल्व इज टू मेक द इक्वेशंस, ट्राई टू गेट द आंसर. ओके, नेक्स्ट लाइन पे लिख के रखो, रैंक्स आर नॉट सेम and therefore problem
कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय लिमिटिंग फैक्टर्स. Full stop. Therefore, we use LPP. चलो अभी डायरेक्टली स्टार्ट करके we'll try to finish it over. 2 मिनट के अंदर वो हो जाएगा. लिखो, let x1 and x2 be the number of units of aristocrat and deluxe to be produced and sold respectively. Write down objective function. इस सम के ना फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, सो यू ऑल कैन डायरेक्टली राइट मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन. अच्छा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन तो बोलो 36x1 प्लस 31x2. मैं ना यहाँ पे नेम लिखता जा रहा हूं, तुम लोग आगे कंस्ट्रेंट लिखते रहना. मेरे ख्याल से तो तुम लोग कर पाओगे अभी. Department A constraint 0.5x1 plus 0.3x2 is less than equal to 3400. 0.4x1 plus 0.45x2 is less than equal to 3840. 1 यूनिट बनाने के लिए कितना किलो चला जाएगा? 2. तो 2x1 इतना केजीज एरिस्टोक्रेट के लिए गया, 2x2 इतना डीलक्स के लिए गया, लेस देन इक्वल टू 17,000. डिमांड कंस्ट्रेंट बोलो मेरे को. x1 कैन बी मैक्सिमम कितना? 7,400. x2 कैन बी मैक्सिमम कितना? 10,000. सुनो, जिस दिन तुमको ये समझ में आ जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो आ जाएगा ये चीजों को सॉल्व कैसे करने का, तो ऑल दीज थिंग्स यू ऑल कैन सॉल्व देन, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हो जाएगा. तो ऑटोमेटिकली इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल गेट द बेस्ट वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2. ठीक है, चलो दिस क्वेश्चन इज ओवर, दिस चैप्टर इज ओवर.